तो आपकी सबसे ज़्यादा वायरल पोइट्री है, आप उसकी 2 लाइनें अगर चाहें सुनाना तो मैं चाहूँगा कि लोग उसको एंजॉय कर सके और लाइव एक बार सुन सके, क्योंकि अभी तक मंच से तो उन्होंने बहुत सुना है आपको। ज़रूर, मैं आपको सुनाती हूँ। अकेले बैठ कर तुमको कभी जब याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ, हाँ तुमको याद करती हूँ। मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूँ, अकेले बैठ कर तुमको। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अगर फिर से एक और मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल इंटरव्यू में। तो आज मेरे साथ जो पर्सन मौजूद है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे उनका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग परिचित हैं उनसे। नाम है अंकिता सिंह, और मतलब जो कि बहुत अच्छी पोइट्रीज़ लिखती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी पोइट्रीज़ के थ्रू लोगों के दिलों पर राज भी कर रही हैं। तो आज हम सीधे जो भी बात करेंगे मैम से जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में और अभी तक का उनका ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा और सफ़र कैसा रहा। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम मेरे चैनल में एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद तनिष। और मैं चाहूँगा कि आप एक बार थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी अपने दर्शकों के लिए दे दें ताकि वो डीपली जान सके कि आपने कहाँ से अपनी जर्नी की शुरुआत की। मैं जब स्कूल में थी तब थोड़ी बहुत कविता जैसा कुछ लिखती थी, लेकिन मेरे घर में पढ़ाई का माहौल था बहुत ज़्यादा। तो शुरू से अगर हम किसी को भी पढ़ना चाहते थे तो वो किताबें हमारे घर में रहती थी। तो इस तरीके के माहौल में मैं बड़ी हुई। तो साहित्य है या दूसरी और कला का, अगर हम कलाओं की बात करें तो कोई ना कोई घर में कुछ ना कुछ आर्ट जानता था। तो ये बड़ा आसान रहा हम लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए। तो ऐसे परिवार से मैं आती हूँ। तो कहा जाए तो मुझे और भी जो बाकी सारी कलाएं हैं उसमें कुछ एक चीज़ें जो है मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है। ओके। तो ये सारी चीज़ें बचपन से करती आ रही हूँ। तो मैम क्या होता है ना कई बार कि जैसे हम लोग चाहते कुछ और हैं बनना और डेस्टिनी की मतलब बदौलत हो हम कुछ और जाते हैं। सो जब स्कूल में थी, जैसे कि आपने बताया कि आप पोइट्रीज़ वगैरह तब से लिखना पसंद करती थी, पेंटिंग में थी, इसके अलावा ऐसे कौन से एरिया थे, ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिनमें आपका सबसे ज़्यादा मन लगता था, क्रिएटिविटी आप अपनी दिखाती थी? मुझे डांस करना भी बहुत पसंद था और छुप छुप के घर से कथक भी सीखती थी। और इसके अलावा बचपन में हमें सिखाने आते थे, मेरे बड़े भाई को तबला सिखाने आते थे। तो मैंने उनका इतना दिमाग खा लिया कि मैंने उनको ज़िद कर के उनसे हारमोनियम भी सीखा। तो इस तरीके का माहौल था मेरे घर में शुरू से ही। तो कला से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं ज़्यादातर आपकी शुरुआत से उनकी रुचि रही है? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी माँ जो है बहुत अच्छी गिटारिस्ट हैं, मेरे पिताजी बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छा गाते हैं वो। और इसके अलावा मेरा भाई जो है बहुत अच्छा तबला वादक है। तो उस वक्त हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये पढ़ाई भी कर रहे थे। अच्छा, आपने तब संगीत की शिक्षा भी ली थी? हाँ, मैंने कुछ साल प्रोफेशनली जो संगीत सीखा जाता है वो एग्ज़ाम्स वगैरह देना और ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें साथ में ही चल रही थी सबके। अब मैं सबसे पहले आपकी जो है स्कूलिंग के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही, आपकी स्कूल लाइफ, आपने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की और उनका जब आप लिखती हैं तो उन कविताओं पर कितना असर पड़ता है? मेरी जो स्कूलिंग है वो गया बिहार से हुई है, मेरा जन्म भी वहीं से है। और मेरी स्कूल के टाइम की जब मैं बात करूं तो अपने स्कूल के समय पे मैं बहुत कम बात करती थी। मेरी आज भी यही आदत है, बहुत कम बात करती थी और बहुत ज़्यादा अनुभव करती थी। महसूस करने की जो मेरी क्षमता है वो शायद पहले से ये चीज़ थी, पहले से ही अच्छी थी, यानी कि ऑब्जर्व करने की। हाँ, और चुप रहना, ऑब्जर्वेशन। और कहते हैं कि एक तो कलात्मक उसका एंगल रहता है, इसके अलावा हमारी सोच कैसी है, हमारी ऑब्जर्वेशन कैसी है और हम कितने क्रिएटिव हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर एक कलाकार बनाती हैं। तो शायद कि उसका रॉ मटेरियल जो है वो शुरू से रॉ, मतलब जो कहते हैं कि इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शायद थे, और धीरे धीरे अब कहें कि कुकिंग चल रही है तो धीरे धीरे हम सीख रहे हैं इसमें। तो आज भी सीख रही हूँ। तो जब आपने अपनी मैम पहली पोइट्री लिखी थी वो कॉलेज के समय पर या किस समय पर आपने वो लिखी थी? मैं स्कूल में थी तब मैं लिखा करती थी, लेकिन मुझे छंद नहीं आते थे। ये मुझे आज से 5 साल पहले ही पता चला कि छंद जैसी चीज़ें होती हैं, इसमें ऐसा मीटर होता है। उसके बाद मैंने उसको सीखना शुरू किया।
मतलब पहले जब आप लिखती थी तो एज अ शौकिया तौर पर कि जो हमारे मन में आया वो हमने लिख दिया, वैसे ही लिखती थी। और अब जब हम लिखते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि इसके पैरामीटर्स क्या हैं लिखने के, हमें किन किन चीज़ों का, इनकी गलतियों का, शुद्धियों का ध्यान रखना चाहिए। सो मैम सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे कि आज के दौर की अगर हम बात करें तो दो तरीके से लोग कविताएं लिखते हैं। एक तो अपनी आत्मिक संतुष्टि की अगर मैं बात करूं जो उनके भीतर से आता है, और कुछ लिखते हैं कि हमें कंपटीशन देना है किसी को, अपने सामने वाले को, कि हम औरों से बेहतर दिखाएं। दोनों में से सबसे पहला क्वेश्चन तो मैम ये है कि आप क्या सोचकर लिखती हैं? जब आप लिखती हैं तो आपके माइंड में कैसे थॉट्स रहते हैं? और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग कंपटीशन देने के लिए लिखते हैं उनकी कविताओं में कहाँ पर भिन्नता देखने को मिलती है? जो कंपटीशन देने के लिए लिखते हैं वो कविता थोड़ी ना लिख रहे हैं, कविता तो इससे बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ भी लिख रही हूँ, मैं तो ये भी नहीं कहती कि मैं बहुत ऐसा, जो भी मैं लिख रही हूँ कच्चा पक्का, वो सब कुछ मैं एक तो अपने आप के लिए लिख रही हूँ। उससे पढ़कर कोई खुश होता है तो मुझे अच्छा लगता है, अच्छी बात है। और अगर किसी को उसको पढ़कर महसूस भी नहीं हो रहा है या कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि जब मैंने लिखा तो उसको लिखने के बाद थोड़ी देर उसकी खुशी ठहरती है, हालांकि वो भी 1-2 दिन में गायब हो जाती है, लेकिन वो जो थोड़ी देर खुशी होती है ना, वो बहुत अच्छी खुशी होती है। तो मैं अगर कहूँ तो मैं ये अपने आप के लिए कर रही हूँ, ये मेरे अपने उद्गार हैं, जो मुझे महसूस हुआ वो मैंने कह दिया। मेरे पास तो ये एक कह दें कि एक हथियार है ये मेरे लिए, कि मैंने जो महसूस किया मैं कह नहीं पाई, लेकिन मैंने लिख दिया, और लिख दिया तो फिर कभी कभी गा भी दिया, तो कुछ लोगों ने सुन लिया तो बहुत अच्छा लगता है कि वो। तो जब आप जैसे कोई भी पोइट्री लिखते हैं हम लोग, तो उस समय वो हमारे केवल थॉट्स होते हैं जो हम मतलब शब्दों के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से लिखते हैं। संगीत उसमें कैसा रखना है, संगीतबद्ध कैसे करना है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा टिपिकल काम है लिखने से। तो जब हम गाते हैं उस चीज़ को, तो मतलब आप इस चीज़ को कैसे डिसाइड करती हैं कि हाँ मैं इस लय में गाऊंगी तो दर्शकों को ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा पसंद आएगा? एक तो होता है कि हम लिख रहे होते हैं, वो तो है ही। गाकर मैं कभी कभार गीत लिखती हूँ, मतलब फ़्लो में लिखती जाती हूँ, ऑटोमेटिकली मीटर में लिखती चली जाती हूँ। जब उसको संगीतबद्ध करना पड़ता है तब वहाँ पर मुझे सबसे फ़ायदे की बात लगती है कि जिनको संगीत पता है, संगीत की ताल पता है, वो एक धुन बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर मुझे कोई गीत है और अगर मुझे उसको संगीतबद्ध करना है, तो क्योंकि मुझे तालों का अंदाज़ा है, एक गीत में एक ही ताल पे चलेगा, 2 ताल पे नहीं चल सकता, 2 अलग अलग तालों पे नहीं चल सकता, तब वो मुझे उसके बाद मैं संगीतबद्ध कर देती हूँ। मेरे घर में जब मैं खाली बैठी हुई होती हूँ तो उस वक्त मैं गीत लिख लिया, उसके बाद उसको संगीतबद्ध कर दिया, तो वो आराम से हो जाता है, उसमें कोई ज़्यादा तो नहीं आता। कहीं ना कहीं जो आपने संगीत की शिक्षा ली है, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर काम आ रही है। सीखा हुआ कभी भी बेकार नहीं होता। अच्छा, अब आप पोइट्रीज इतनी अच्छी अच्छी लिख रही हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, फिर अब आपका संगीत के बारे में क्या मतलब दृष्टिकोण है इसमें? अगर आपने फिर आगे क्यों ट्राई नहीं किया? बहुत सालों हो गए, अब तो मैंने रियाज़ भी नहीं किया। मुझे लगता है कि 9th के बाद मैंने संगीत में कुछ भी पढ़ा नहीं, और मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गाती थी। बस ये है कि शौक़ था बहुत ज़्यादा, और एक इंस्ट्रूमेंट सीखने का एक शौक़ रहता है, वो चीज़ थी हमेशा से। तो लेकिन एक जो उसकी एक बेसिक जो नॉलेज है, वो बस वही मेरे काम आ जाती है, उतना ही, मतलब जितना शुरू के कुछ सालों में सीखा वो मेरे काम आ गया बस। मैम क्या होता है कि जब हम अपनी कॉलेज लाइफ में होते हैं, स्कूल लाइफ में होते हैं, माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, क्योंकि उस समय हमारे एटमॉस्फेयर का हम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम दोस्तों से बातें करते हैं कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें क्या बनना है, हम अपनी चीज़ें भी शेयर करते हैं। उस समय कभी आपको नहीं लगा कि मुझे किसी ऐसी प्रोफेशनल लाइन में जाना चाहिए, लाइक डॉक्टरी हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें लोग अपना आजकल करियर डेवलप कर रहे हैं और करना चाहते भी हैं? तो आपके माइंड में कभी ऐसा थॉट्स नहीं आया कि मुझे आगे जाके ये बनना है? जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि पढ़ाने का जो फील्ड है, टीचिंग का, हाँ, वो बहुत अच्छा है। अभी भी मुझे ऐसा ही लगता है, लेकिन अब होता है कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं और हम जिस चीज़ के लिए बने हुए होते हैं वो हमको थोड़े समय बाद पता चलता है। बहुत लोगों को तो पूरी उम्र भी निकल जाती है और उनको पता नहीं चल पाता है कि वो किस लिए इस दुनिया में है। तो मैं ईश्वर की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे समय रहते ये बता दिया कि मुझे क्या करना है, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे। वो एक बहुत बड़ी बात है। तो जब हम उस दिशा में अपनी ऊर्जा लगाते हैं तो रिज़ल्ट जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे मिलते हैं हमें।
सब कुछ बहुत आसान होता है, लेकिन अगर हम विपरीत दिशा में बढ़ रहे होते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हम नदी की धार के सहारे बहेंगे ना, तो बहुत एफर्टलेस, बिना किसी मेहनत के बह जाएंगे, और हम कहें कि हम तो धार के उल्टा बहेंगे, तो हम अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचेंगे? बहुत मुश्किल है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात हुई मेरे साथ जीवन में। आपने कहा कि नदी की धार की दिशा में हमें बहना चाहिए। आपके साथ ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई किया। मैक्सिमम केसेस में लोगों को यही नहीं पता लगता और एक उम्र बीत जाती है कि उन्हें करना क्या है, उनके अंदर टैलेंट किस चीज़ का है। तो मैं चाहूँगा आपकी तरफ से कुछ ऐसी टिप्स क्या हो सकती हैं कि वो ये जज कर सकें कि वो किस चीज़ में, उन्हें किस क्षेत्र में बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है, बहुत ज़रूरी बात बताती हूँ, पैशन जो आपका है, आप जिसके लिए पागलपन, जिस भूत सवार है आपको उस चीज़ का, वो काम आपके लिए बना है। आप सोने जा रहे हैं तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आप उठ रहे हैं तो आप उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आप दिन भर उस एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ जो होती है मेरे हिसाब से वही आपके लिए बनी हुई होती है। तो मुझे और भी ऐसे बहुत सारे शौक़ हैं, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई दूसरा पैशन कविता के पैशन को ओवरटेक कर ले, ये इम्पॉसिबल है। तो ये मैंने महसूस किया कुछ सालों में, और मुझे पता चल गया कि कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है कविता के अलावा जो कहते हैं ना कि मुझे किक दे, जिससे कि मुझे ऐसा महसूस हो कि मतलब बस थकान नहीं हो रही है हमें। हाँ। हम कितना भी टाइम इसमें कर लें, कवि हाँ। सम्मेलनों में आपका समय व्यतीत होता है तो कहीं ना कहीं एक इंटरनली ये हैप्पीनेस, खुशी रहती है, मज़ा आता है। इसमें क्या होता है कि आपने बहुत समय दिया, आपने ऊर्जा लगाई, लेकिन ये इतना ऐसा काम है पसंद का कि आपकी ऊर्जा खींच नहीं लेगा, ये आपको दुगनी ऊर्जा देगा। तो कोई एक ऐसी चीज़ जब आप उस चीज़ को महसूस कर लें, मुझे लगता है कि ये पागलपन जिस चीज़ के लिए है उस काम को करना चाहिए, और सब काम छोड़ देने चाहिए वो काम। अब ये पागलपन वाली बात है, लेकिन उसी दिशा में बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि शुरुआत में कुछ मुश्किलें आएँ, लेकिन हमेशा ऐसा रहेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो बस इसीलिए मुझे लगता है कि ये कविता जो है, अगर मुझे कहे कोई, तो मैं सुबह उठते कविता, सोते कविता, खाते कविता, हर जो भी कुछ कर रही हूँ दिन भर में, तो मैं ये सोच रही हूँ कि कैसे बहुत अच्छा लिखा जाए। हाँ, और ये मेरे अपने खुद के सीखने का भी प्रोसेस है। मैं अपने आप को उससे अपने आप को रोज़ बेहतर बना रही हूँ, क्योंकि मेरी सारी एनर्जी चली गई उसके अंदर, और फिर मैंने उसको वापस उससे एनर्जी ली। मैं बार बार अपने आप को अपने एक बेहतर वर्जन में आ रही हूँ। हो सकता है कि दिन में मैं 1 या 2 चीज़ें ही सीखूं, कोई नई चीज़ सीख जाऊं, कोई नई बात पता चले, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। उसमें खुशी मिलती है, बहुत सच्ची खुशी मिलती है। मैम, आपकी रचनाओं को इतने लोग पसंद करते हैं, इतने लोग आपको चाहते हैं, लेकिन आज मेरा जो क्वेश्चन है आपसे, वो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं। मैं चाहूँगा कि अपनी तरफ से आप कुछ चीज़ें ऐसी बताएं अपने बारे में जो आपको ऐसा महसूस होता हो कि जब आप लोगों से मिलती हैं कि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं ना, तो हमारी एक क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं, किसी की कोई आर्ट हो गई, किसी की कोई कला हो गई, तो हमारे अंदर से एक इच्छा होती है कि हम उसके बारे में और जानें। तो मैं चाहूँगा कुछ चीज़ें आप अपने बारे में खुद से ऐसी बताएं कि जो आपको लगता हो कि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, लोग बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में जानना चाहते हैं, और बहुत प्रश्न पूछते भी हैं। सोशल मीडिया पर तो वॉल पे लिख भी देते हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये बात है कि मेरे बारे में तो मैं एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ अपने बारे में। एक तो मैं अपने जीवन में बहुत कम बोलती हूँ, बहुत कम। ये तो बोल रही हूँ, इंटरव्यू है, एक ख़ास बात है कि मैं बहुत कम बोलती हूँ। मैं अपने घर में भी होती हूँ, तो शायद लोगों को पता भी नहीं चलता है कि मैं घर में बैठी हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं मेहनत करती हूँ बहुत ज़्यादा, फोकस्ड हूँ बहुत ज़्यादा, और लोगों से मेरा इंटरेक्शन बहुत कम है। मैं बहुत अलग थलग अकेली बैठी रहती हूँ। मैम, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आप लोगों से इंटरेक्शन बहुत कम करती हैं, कविता लिखना आपका पैशन है, लेकिन आज आप उस मुकाम पर हैं कि किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है कविता के क्षेत्र में। अगर मैं कवि सम्मेलन की बात करूं, और इस इंडस्ट्री में जब नए नए बच्चे आते हैं तो वो पूरा प्रयास इस चीज़ पर देते हैं कि कैसे हमारी कविताएँ, हमारी लिखी हुई चीज़ें अच्छे लोगों तक पहुँचे। तो इसमें आप अपनी डेस्टिनी का, या मैं वो किस्सा जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपकी पहली पोइट्री जो है वो उस लेवल तक पहुँची और आपको पहले कवि सम्मेलन में मौका मिला कि जो आपकी मतलब पोइट्री जो है वो वायरल हुई।
शुरू शुरू में तो मैं गोष्ठियों में ही जाती थी, सच बात बताऊं, और सीख रही थी जब। लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना, नया करना, वो सब जैसे सबका चलता है। लेकिन कहते हैं कि फोकस की बात होती है। कोई चाहता ये है कि ये हमारी कविता सुने, और कोई ये चाहता है कि हमें ये करना है, ऐसा लिखना है, ऐसा काम करना है। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों चीज़ों में। मुझे ये नहीं पता कि अगर मैं कोई प्रार्थना करूं तो मैं ये नहीं कहती ईश्वर से कि मुझे ऐसा फेम चाहिए। मैं आज भी हाथ जोड़ के भगवान से कहती हूँ कि वो मुझसे बेहतर लिखवाए। तो दोनों विचारों में अंतर है। और पहली बार ऐसा जो हुआ कि गोष्ठियों में जाती थी, फिर कुछ कुछ कवि सम्मेलन मिलने लग गए मुझे। तो शुरुआती कुछ दौर में कवि सम्मेलन किए। उसके बाद मैं चली गई थी बैंगलोर, अपने यहाँ से शिफ्ट हो गई थी। तब वो दुबई वाला जो कार्यक्रम था, वो पहला ऐसा कार्यक्रम था, ऐसे मंच से मैंने कविता पढ़ी और लोगों ने उसको बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया। ये मेरे लिए बहुत मतलब अच्छा हुआ। वहाँ से ये पहला कदम था मेरा। उसके बाद लोग मुझे पहचानने लगे थोड़ा बहुत, और फिर लगातार कवि सम्मेलन कर रही हूँ उसके बाद से। आपको पहला सम्मान और आपकी जो पहली मतलब कविताएं जो टर्न वाइज फिर आपको एक से एक अच्छे प्रोग्राम मिले, वो किस वे में और कब से मिलना शुरू हुए थे? शुरू में तो यहाँ पर जो आसपास के कवि सम्मेलन हुआ करते थे, जिनमें कुछ लोग जो मुझे आसपास के सुना करते थे गोष्ठियों में, वो मुझे बुलाते थे कवि सम्मेलन में। तो यदि मैं जा पाती थी तो मैं जाती थी उनमें। जैसे कि मैं गुड़गांव में हूँ और हरियाणा में कहीं हो रहा है तो मैं चली जाती थी उस कवि सम्मेलन में। तो वैसे मैंने फरीदाबाद में कवि सम्मेलन किए शुरुआती दौर पे, और बहुत मैंने मना भी किए कवि सम्मेलन। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि कोई अवसर है तो उसमें से क्या चुनना है, कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, वो एक चीज़ थोड़ा मैं मन में धार के रखती हूँ। तो शुरुआत में कुछ जो अच्छे डिसेंट कार्यक्रम थे वो मैंने किए हैं। अब मैम अगर मैं बात करूं तो इतना लंबा समय हो गया, स्टार्टिंग में आपने बताया कि आपने गोष्ठियाँ भी की, मतलब क्या आप सोचती हैं कि अब मुझे किस तरीके के कार्यक्रमों में ही जाना है, सिर्फ किस लेवल पर, मतलब अपने आप को, या पहले से एक जो थॉट प्रोसेस होता है वो भी हमारा चेंज हो जाता है? जैसे कि आपने अभी हमें बताया कि ये आपको निर्धारित शुरू से करना है कि आपको कौन सी चीज़ एक्सेप्ट करनी है और कौन सी चीज़ नहीं करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए अप्लाई होता है कि सही लोगों का चुनाव करना। ये क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है हमारे प्रोफेशन के लिए? ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अगर सोचूं, अगर मेरे बारे में ऐसा मैं सोचती हूँ, तो मैं ये ज़रूर ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ पर अच्छे श्रोता हों जो कविता समझते हों और कविता ही सुनने आए हों। तो मैं ऐसी जगह जाना पसंद करूँगी जहाँ पे कविता के प्रति रिस्पेक्ट हो, मेरी एक कलाकार के तौर पर अच्छी रिस्पेक्ट हो। मैं ऐसी जगह जाना पसंद करूँगी। तो मेरा ये चुनाव, इसमें ये कार्यक्रम जो होते हैं वो पहले नंबर पर होते हैं। आपको देखने के बाद, जैसे अभी आपने कहा कि जहाँ पर लोग कविता समझते हो, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है जब से आपकी पोइट्रीज़ वगैरह लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं, उन्हें समझ में आता हो या ना आता हो, लेकिन उन्होंने सुना कि अंकिता सिंह जी बोलने आ रही हैं तो देखने जाना है। तो मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी में तो खासकर ये क्रेज़ है इस समय। हाँ। तो फिर मतलब अब आप उन्हें क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि आपको कविता समझना भी सीखना चाहिए अब आपको आगे से मुझे सुनना है तो? देखिए, सुनते हैं, उसको पसंद करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और लोगों का मुझे प्यार मिलता है, ये भी बहुत अच्छी बात है, और मैं कहूँगी कि मेरी किस्मत अच्छी है इस मामले में। और लेकिन हर जगह ऐसी नहीं है, हर जगह कविताओं को एक जैसा समझा जा रहा हो। एक अभी इस वक्त अपने आसपास के माहौल की बात करें तो जो लोग बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, उनका विषय भी नहीं है, पहला दूसरा तीसरा भी नहीं है, तो अब वो आगे जाकर कैसे कविताएं समझेंगे, वो मेरे लिए एक थोड़ा सा रहता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बहुत शुद्ध हिंदी की कविताएं रहती हैं, उनको थोड़ा मंच पर पढ़ने से मन घबराता है, एक बार तो कहूँ, और बहुत सरल लिखना पड़ता है। हालांकि सरल लिखना बहुत कठिन है, कठिन लिखना बहुत सरल है। तो मुझे खुद भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखनी है, अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे अपने अंदर बहुत काम करना है। लेकिन अभी मैं कहूँ कि पहले जैसा माहौल
या पहले जैसे हम छोटे बच्चे थे और हम कवि सम्मेलन जैसे देखा करते थे, जैसे टीवी पे देखा करते थे, छोटे थे तो नए साल पर और होली पर हम लोग कवि सम्मेलन देखा करते थे। तो उस दृष्टि से अगर देखें तो मुझे लगता है अभी तो माहौल बहुत बदल गया है, तो पहले जैसे नहीं है। बचपन से ही आपको कवि सम्मेलनों में जाना पसंद था, देखना पसंद था? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग घर पे, जो मैंने कहा ना ऐसा माहौल रहा है, तो हम लोग घर में इंतज़ार करते थे कि कब कवि सम्मेलन आएगा टीवी पे और हम देखेंगे। तो मैंने बहुत सारे लोगों को जिनके साथ अब मैंने मंच साझा किया है, उनको मैंने टीवी पे देखा है। और इवन हमारे कॉलेज में जब कवि सम्मेलन हुआ करते थे तो मैं उनके ऑटोग्राफ भी लेती थी जाकर, और मैं उस टीम में हुआ करती थी जो उसको ऑर्गेनाइज़ करवाते थे यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मुझे आज भी वो समय याद है। तो मैं पूरा कवि सम्मेलन देर रात तक बैठकर सुनना अपने दोस्तों के साथ। बहुत सारे दोस्त तो भाग भी जाते थे, सुनना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो मैं सबसे ज़्यादा उसका इंतज़ार करती थी कि कब एनुअल फंक्शन हो और कवि सम्मेलन हो और हम उसे सुने। बहुत अच्छा लगता था। मैम, एक आपके किसी ऐसे कलाकार के बारे में कि आपने उसे बहुत बचपन में देखा हो, आपने जैसे बताया आप ऑटोग्राफ भी लेने जाती थी, और जब आपने पहली बार उसके साथ मंच साझा किया तो मतलब कैसा फील हुआ? आपने कभी सोचा था कि जिसको हमने बचपन से देखते हुए आ रहे हैं आज हमें उसके साथ मंच साझा करने का मौका मिल रहा है? उस समय मतलब फील कैसा हुआ आपको, क्या लगा आपको? मुझे लगा कि थोड़ा सा वक्त बदला है। मुझे ऐसा लगा, उस वक्त महसूस हुआ। जैसे हमारे कार्यक्रमों में सबसे ज़्यादा आते थे अशोक चक्रधर जी। तो ये बात है कॉलेज में जब थी मैं, और उनको मैंने टीवी पे बहुत देखा। तो जब पहला कार्यक्रम किया उनके साथ और मैंने वो तस्वीर लगाई भी थी, मतलब बहुत छोटी थी तब से उनको सुन रही हूँ, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं जिधर थी, जिस सीढ़ी पे थी, उससे थोड़ा सा और एक कदम आगे, एक स्टेप और आगे थोड़ा सा आई हूँ। तभी पता है कि जर्नी बहुत लंबी है, बहुत लंबी यात्रा है, लेकिन बहुत खुशी हुई। जब हम देखते हैं, और मैं खास करके अपनी या अपने जैसे लोगों की बात करूं जो आज आगे आना चाहते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक मतलब बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों से। अगर डिमोटिवेट होने के कारण कई हो सकते हैं, कई बार आपको डेस्टिनी की बदौलत मौका जल्दी मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, वो अपना पाथ भी चेंज कर देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन मेरा इस पर्पज़ से है केवल कि जो यंग जनरेशन देखे वो इंस्पायर हो सके और वो इससे मोटिवेट हो सके कि जो आपकी पहली यात्रा थी, पहली जो आपकी विदेश यात्रा थी, जो आपका पहला कवि सम्मेलन था, जिसका आपको लगा कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, जब आपको उसका निमंत्रण मिला तो वो किस तरीके से मिला, और उसके बाद का मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि क्या एक युवाओं के लिए संदेश हो सकता है कि वो इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रख सके, कि किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है? मोटिवेटेड रहने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम बहुत पॉजिटिव सोचें। अपने जीवन में बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचती हूँ, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचती हूँ, और ये नहीं सोचती कि यार ये काम नहीं हो पाएगा मुझसे और ये काम नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचती। पहला कवि सम्मेलन जिससे लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया, पहली विदेश यात्रा, हाँ, वो दुबई की थी। उसमें भी वहाँ पर जो है अंदाज़े बयां और का जो कार्यक्रम होता है, उसके लिए कुमार सर ने बात की थी रेहान भैया से, जो उनके कन्वीनर हैं। कुमार विश्वास जी ने आपके हाँ, लिए बात की थी। तो फिर मेरे पास रेहान भैया का भी कॉल आया था। उसके बाद ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हुई और 2 महीने का वक्त था, जम के तैयारियां की, क्योंकि मैंने बहुत समय से मंच पढ़ा ही नहीं था। मैंने मतलब छोड़ दिया था ये एक तरीके से कवि सम्मेलन का मंच वगैरह, और मैं इस मंच से ही गई थी बेंगलोर। तब फिर मुझे लगा कि अगर मैं हार के बैठ जाऊंगी तो मेरी ही हार हो जाएगी। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे बाहर निकलना चाहिए, और मुझे कवि सम्मेलन अगर जो मुझे मिलते हैं अच्छे, क्यों नहीं उनमें जाना चाहिए। तो वो पहला ऐसा कार्यक्रम था जो बाहर हुआ और उसकी अच्छी तैयारी की थी। तो फिर उसके बाद हम किसी भी अगर मतलब किसी भी फील्ड की बात करें तो एक जो हमें आगे बढ़ाने वाली होती है वो ऑडियंस होती है, जिसकी बदौलत हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जहाँ हमारे पक्षधर होते हैं वहाँ हमारे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें पसंद नहीं करते, चाहे तो वो हमारी कामयाबी देखकर हमसे जलते हों या मतलब हम जब आगे बढ़ते हों उस चीज़ को वो नापसंद करते हों। क्योंकि ये हर किसी इंडस्ट्री में, चाहे वो कुमार सर हो या कोई भी बड़ा गायक हो या कोई भी बड़ा लेखक हो या कोई भी बड़ा अभिनेता हो,
तो मैं ये जानना चाहता हूँ, उस समय पर आपके सामने भी ऐसी चीज़ें आती होंगी जो लोग जहाँ आपको पसंद नहीं करते हैं, उस समय आप अपने आप को, अपनी चीज़ों को कैसे मेंटेन करती हैं कि हमें कैसे डील करना है और उस सिचुएशन से कैसे निकलना है? ये तो होता ही है, किसी भी फील्ड में रहते हैं तो ये होता है। ये बहुत कहते हैं कि मनुष्य है तो ये भाव तो रहेगा ही ना, तो ये बहुत आम बात है। मैं एक ही काम करती हूँ, मैं ध्यान नहीं देती। मैं ये देखती हूँ कि मुझे कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कितने मुझे सिखाना चाहते हैं, मैं किन से सीख सकती हूँ। मैं उस चीज़ पे ध्यान देती हूँ कि कौन मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मुझे चाहते हैं कि मैं आगे जाऊँ, मेरे वेल विशर्स हैं। तो बहुत सारे भीड़ में आपको अपने वेल विशर्स को पहचानना आना चाहिए और तब अपने जीवन में कोई काम करना चाहिए। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कोई बुरा भी सोच रहा है तो ये तो एक नॉर्मल बात है, ये तो ऐसा होता ही है। तो मैं इस बात पे ध्यान नहीं देती, कभी भी मेरा फोकस इस चीज़ पे नहीं रहता। मैं ये सोचती हूँ कि मैं जो अपना 24 घंटे व्यतीत कर रही हूँ, अब वो मैंने ठीक से किया कि नहीं, तो मुझे अब कहीं ऐसा नहीं हो कि दिन बीत जाए और रात को मुझे मलाल हो कि भाई मैंने ये दिन ठीक से नहीं गुजारा। तो मेरा फोकस तो इन्हीं चीज़ों पर रहता है। लिखने के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है? पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो जो विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं वो बंद हो जाएंगे। अच्छी सोच के लिए, गहरी सोच के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अच्छे विचार का बीज अच्छी पढ़ाई से ही पड़ता है। एक तो हम कहते हैं कि एक कुएं जितना तक ही सोच पाएंगे ना, लेकिन अगर हम दूसरे के विचारों को भी पढ़ेंगे, एक तो हमने जो सोचा हम सोचे तो हम वही सोचते रह जाएंगे, लेकिन दूसरे का विचार कैसा है उससे हम कितना सीख सकते हैं, उसने भी क्यों ऐसा सोचा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, वो सारी चीज़ें हमको जीवन में बहुत कुछ सिखा देती हैं। हम उसका थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश कर सकते हैं। हम एक उपन्यास पढ़ रहे होते तो उसमें हम लगातार यात्रा कर रहे होते, पहले पृष्ठ से लेकर आखिरी पृष्ठ तक। तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, उससे कितनी सोच डेवलप होती है। फिर खुद का पता भी चलता है कि हम अभी कहाँ पर हैं, हमारा स्तर क्या है। श्रृंगार रस की कवयित्री मतलब माना जाता है आपको, अधिकतर आप प्रेम पर कविताएं लिखती हैं। लोगों ने कभी ऐसा कहा हो या आपने कभी नहीं सोचा कि मुझे भी अन्य क्षेत्रों में या किसी और रस पर कविता लिखनी चाहिए? नहीं, रस की कोई बात नहीं। ये रहता है कि कोई भी चीज़ जो घटित हो रही हो और मैं महसूस कर पा रही हूँ उस चीज़ को, तो हम वो चीज़ लिख लेते हैं। ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि अगर मैं लिख रही हूँ, श्रृंगार लिख रही हूँ, तो मुझे देशभक्ति पे मैं नहीं लिख सकती। मैंने लिखी कविताएं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वायरल टॉपिक्स को कवर करते हैं, ट्रेंड को कवर करते हैं, जो नया ट्रेंड आया उसी पर कविता लिख डाली कि हम थोड़ा सा फेमस हो जाएं, वायरल हो जाएं। आप मतलब क्या सोचती हैं, किस दृष्टि से देखती हैं? मैं ऐसा काम नहीं करती। मुझे जब तक महसूस नहीं होता मैं वो काम नहीं करती। अगर हो सकता है कि कोई कविता जो है वो वायरल हो जाए किसी की, ठीक है, वो सबकी अपनी अपनी सोच है। पर मुझे लगता है कि क्या होगा जब वो वक्त गुजर जाएगा और फिर वो टॉपिक पुराना हो जाएगा, तब उस कविता का क्या होगा। तो मैं चाहूँगी कि मैं कल को जो लिखूँ वो मेरे आज से बेहतर हो। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जैसे जैसे समय बीतता जाए वैसे वैसे मेरी कल्पनाशीलता जो है वो मुझे एक ऊंची उड़ान दे सके, मेरी ऑब्जर्वेशन और ज़बरदस्त हो जाए और मेरे सोच विचार का जो दायरा है वो बहुत बढ़ जाए। तो धीरे धीरे अगर ये सब होता चला जाएगा तो मुझे लगता है कि मैं एक कलाकार के तौर पर, एक रचनाकार के तौर पर अपने आप को बेहतर देख पाऊँगी। तो कविताओं के लिए तो बस मुझे इतना ही कहना है कि मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सीखते हुए चलूँ। आपने अपनी जो एजुकेशन कंप्लीट की वो सीबीएसई बोर्ड से की या फिर नॉर्मल जो हमारे पर्सनल स्टेट के जो बोर्ड्स होते हैं आपने? नहीं, मैंने सीबीएसई से पढ़ाई की और मेरे जो हिंदी के टीचर थे वो कुछ दिन के लिए आए थे और कुछ महीने उन्होंने हमें पढ़ाया था 10th के बोर्ड से पहले। लेकिन एक वो बहुत टर्निंग पॉइंट था कि उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी और उनको साहित्य की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, विद्वान इंसान थे वो। तो वो आए थे हमें पढ़ाने के लिए, तो उनके पढ़ाने से इतना अंतर आ गया कि मेरा रुझान बहुत ज़्यादा कविताओं में चला गया। जो भी मैंने पढ़ा और जो उन्होंने कविताओं को जैसे समझाया हमको, तो मुझे पता चला कि ये मेरा ध्यान चला गया कविताओं की तरफ और ज़्यादा। उस वक्त की बात है। तो मैंने सीबीएसई से किया है और सीबीएसई की मैं अपने बैच की हिंदी की टॉपर रही हूँ उस ज़माने में।
मैम क्योंकि आप देख ही रही हैं कि आजकल के बच्चों का विषय नहीं है हिंदी। हिंदी मतलब अगर हम बात कहें बोलने की तो कुछ शब्द ऐसे हैं हिंदी के जो वो बोल भी नहीं सकते साफ। तो मतलब क्यों ऐसा हो रहा है कि जो हमारी मातृभाषा है कहीं ना कहीं लोग उसी से दूर होते जा रहे हैं? ऐसा हो रहा है कि आजकल स्कूल में कई कई विषय पढ़ाए जा रहे हैं, विदेशी भाषाएं भी पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन वो पढ़ाया जाना ख़राब नहीं कहती हूँ मैं, लेकिन अपनी भाषा पर जो जोर होना चाहिए ना वो अब उतना नहीं है। मेरा बेटा भी पढ़ता है और उसकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है जैसी मेरी उस उम्र में हुआ करती थी, या उस ज़माने में, एक ज़माने में बच्चों की हुआ करती थी। तो 5-10 साल में धीरे धीरे और देखें तो उसमें और गिरावट आती है, 10 साल बाद और आ जाएगी। ये तो नेचुरली हो ही रहा है। आपस में लोग हिंदी में बात नहीं करते, लगातार अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं, तो कैसे आएंगे वो शब्द? बोलना तो बहुत दूर की बात है, उनके दिमाग में भी नहीं आएंगे। तो मेरे बेटे के साथ भी ऐसा ही होता है, मैं देखती हूँ ये चीज़ें, और मुझे लगता है कि समय इस तरह से हो गया है कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली चीज़ों को सीखने की होड़ लगी हुई है। अपनी भाषा थोड़ी पीछे रह गई है इस मामले में। मुझे लगता है कि स्कूल में अगर ये सब हो, ऐसे ही पढ़ाया जाए, और इनको ऑप्शंस की तरह नहीं रखना है, कोई विकल्प नहीं है। मातृभाषा विकल्प हो ही नहीं सकती, उसको पढ़ना वैसे ही है, दूसरी भाषाओं को जैसे पढ़ रहे हैं उसे थोड़ा ज़्यादा जोर लगा के पढ़ना है। और ये भी कि संस्कृत ऐसा नहीं है कि संस्कृत को भी ऑप्शन में रख दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो पढ़ाई हो जैसे पहले होती रही है हिंदी की और संस्कृत की, वो चीज़ें आज भी वैसी होनी चाहिए। नहीं तो अगर कोई देश अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को नहीं सहेज के रख सकता है, उसके लिए तो फिर बहुत बड़ा खतरा है आगे। मैम बहुत समय से प्रयासरत था कि आपका इंटरव्यू का मौका मिले मुझे, और इतने लंबे समय के बाद मुझे ये मौका मिला। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतना कीमती समय मुझे अपना दिया। एंड मैम मैंने कभी भी आपकी इतनी वीडियोस आती हैं, और आजकल एक ट्रेंड ये भी चल गया है कि लोग जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होते हैं वो राजनीति में जो चल रहा होता है उन मुद्दों को बहुत जल्दी कवर करते हैं। कोई उनके समर्थन में आता है तो कोई उनके विपक्ष में आता है। मैंने कभी ऐसा मतलब ऑब्जर्व किया है, और मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि आप कभी किसी मुद्दे पर जल्दी नहीं बोलती। इवन मैंने, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप बोलती भी नहीं है। उसका क्या कारण है कि आप कभी किसी ऐसी चीज़ों में? नहीं, जो कह रहे हैं वो, अब वो उस विषय पे बार बार बोलते हैं, वो उनका अपना एक उनका मन है, ये उनका बहुत व्यक्तिगत मामला है, उनके व्यक्तित्व का वो हिस्सा है। मुझे लगता है कि मैं भी विचार रखती हूँ, पर मैं उनको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से या ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म से मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ उनको। मुझे लगता है कि जो मैं सुना रही हूँ, मुझे प्रेम पर पढ़ना है, और वो चीज़ अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो मैं पढ़ती हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करना है इस चीज़ को, वो सब चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ। इवन मेरे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं कोई भी टिप्पणी जल्दी लिखती नहीं। टिप्पणी क्या, कुछ लोग पॉपुलैरिटी के लिए उन मुद्दों को कवर करते हैं कि हमारा नाम जो है वो मार्केट में, उनका काम मतलब ऐसा है कि वो जिस तरह की कविताएं लिख रहे हैं, जिस रस में लिख रहे हैं, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ भी है उनके लिए, वो उनके लिए बहुत ज़रूरी काम है, तो वो उसका हिस्सा है। तो उसमें कोई वो नहीं है ज़्यादा, मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई बुराई है। वो अपना काम, अब ओज के कवि हैं, कोई उस विषय पे कुछ राजनीतिक, और कविता तो हमेशा राजनीति पर टिप्पणी करती आई है, ये तो साथ साथ चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि मेरा अपना मन है कि जो भाई मैं बहुत कम बोलती हूँ, तो मैं अपने विचार को भी अपने तक, मन तक सीमित रखती हूँ, उसको सोशल मीडिया के किसी पोस्ट में नहीं उसको डिक्लेयर करती। मैम हमारा जो फोकस रहता है कि यूथ हमसे कुछ ना कुछ सीखे, लाइक आपको सुनने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आएँ कि वो उससे इनिशिएटिव ले सकें और अपनी लाइफ में एक कदम आगे बढ़ा सकें। आज मैं समझता हूँ कि जितने भी सफल व्यक्ति हैं अपने जीवन में, एक ना एक पॉइंट उनकी लाइफ का भी रहा होता है कहीं ना कहीं, जहाँ वो विफल हुए होते हैं, जहाँ उन्होंने फेलियर देखा होता है। मैं कह सकता हूँ कि मतलब ये ऐसा कोई नहीं होगा जितने भी असफल व्यक्ति हैं जिन्होंने उस समय को ना देखा हो। तो मैं आपकी लाइफ के उस मोमेंट के बारे में जानना चाहता हूँ, या मैं कह सकता हूँ कि उस फेलियर के बारे में जानना चाहता हूँ, और फिर आपने उससे रिकवर कैसे किया? फेलियर तो ऐसे हैं कि वो आजकल में भी घटित हो जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी सीख ही रही हूँ। ऐसा होता है कि जनता सुनना चाहती है और मैं उस तरह से ना पढ़ पाऊँ, तो ये फेलियर तो आज भी होते हैं, लेकिन मैं उनसे सीखती हूँ कि हाँ भाई, मैं उसको एनालाइज बहुत करती हूँ, कहाँ मेरी गलती हुई, ऐसा क्या हुआ। हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते मैं ज़्यादा मगन हो गई, हो सकता है कि मेरा आई कांटेक्ट नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम परफॉर्मिंग आर्ट्स में होते हैं, कविता लिख लेना एक अलग चीज़ है,
उसको परफॉर्म करना ये एक अलग बात है। और धीरे धीरे कोई भी कला धीरे धीरे सीखी जाती है। आप परफेक्ट तो उसमें हो ही नहीं सकते कभी। आप ये सोचें कि 100% सब कुछ अच्छा हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं आज भी सीख रही हूँ, कल भी सीख रही हूँ और परसों भी सीख रही हूँ। ये लगातार घटित होगा और गलतियाँ आज भी होंगी, कल भी होंगी, परसों भी होंगी। तो गलतियाँ हो जाना मेरे हिसाब से तो बहुत ही आम बात है और मैं इसको बहुत छोटी बात समझती हूँ। मुझे लगता है कि ये गलतियाँ जब तक होती रहेंगी तब तक इंसान कैसे, अगर नहीं होंगी तो कैसे इंसान परफेक्शन चेज़ करेगा, कर ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि मैं तो सीख रही हूँ। परसों भी एक कार्यक्रम हुआ जिसमें कि मुझे अपनी गलती पता चली। तो जब गलती पता चली तो मैंने उस चीज़ को ध्यान में रखा और मैं अपनी गलतियों को नोट डाउन कर लेती हूँ। कॉपी में करूँ चाहे दिमाग में करूँ, उस पर काम करती हूँ। ये एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अपनी जीवन में अपनी गलतियों को स्वीकार करना हमारे आगे बढ़ने में कितना अहम पार्ट, कितना अहम रोल मतलब ये जो है वो अदा करता है? हाँ, गलतियों की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एक गलती हो गई, कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, हमसे गलती हो जाती है। तो मैं तो इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं करती। मतलब मेरे हिसाब से अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं उस पॉइंट को नोट कर लेती हूँ, ये गलती हो गई, कोशिश करूँगी कि ये कभी ना हो दोबारा से। फिर उसके बाद अगर फिर भी गलती से गलती हो गई तो ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को दोषी ठहराऊँगी या कुछ इस तरह से, नहीं। उसका पॉजिटिव साइड है ना, उसका एक नेगेटिव साइड भी है। अगर मैं दुखी हो जाऊँ तो मैं अपना समय ही ना बर्बाद करूँगी। अगर मैं उससे सीखूँगी, उसका ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइड है, तो मैं उसको दोबारा घटित होने से बचा पाऊँगी। तो मैं अच्छी दिशा में सोचती हूँ, अच्छे एंगल से सोचती हूँ। कई बार ऐसा होता है जब भी हम कुछ लिखते हैं तो बाद में हम देखते हैं कि ये तो हमने गलत लिख दिया। तो आप अपनी चीज़ों को खुद जज करती हैं कि आपने ठीक लिखा है या गलत लिखा है, क्रॉस चेक, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बाद में, तो मतलब किस रुझान में आप लिखती हैं, या फिर आपका जब मूड है लिखने का, जब हमारे पास थॉट्स आ रहे हैं अच्छे तो हमने लिखते हुए चले गए? क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, एक मात्राओं का ध्यान रखना, चीज़ों में लिखने के प्रकार का ध्यान रखना, दूसरा होता है थॉट प्रोसेस, और दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। जो थॉट्स आते हैं उनको कन्वर्ट करना एक वे में कि क्या कविता बन सकती है, क्या लाइन बन सकती है, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो उस समय आप फिर इन सारी चीज़ों का, और कभी कभी वो शब्द भी हम नहीं लिख पाते जो हमारे मन में आते हैं, उस समय फिर किस चीज़ को फिर किस तरीके से आप, जैसे ही विचार आते हैं वैसे ही लिखते हैं। पहली चीज़ तो अगर कोई विचार आया और मैं सोचूं कि मैं बाद में ऐसे करूं, हो सकता है उसको नोट डाउन कर लूं और शायद, लेकिन वो तो ऑटोमेटिकली आ रहा होता है उस वक्त। और रही मीटर की बात, तो जो छंद का जो एक नाद होता है ना, वो कोई टेक्निकली नहीं सिखाया जाता, तो उसको तो आत्मा कहती है ना कि बिल्कुल, मतलब ये तो सब कुछ आत्मसात कर लेते हैं हम लोग। तो कोई भी कहे कि अभी मुझे 10 तरीके से मीटर को 10 तरीके की पंक्तियाँ लिखनी, तो कोई भी जो ये प्रैक्टिस की चीज़ है ना, ये हो जाती है तो फिर ये बहुत आसान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एफर्टलेस होता है। तो यदि आप छंद सीख जाएं तो बहुत आसानी से ये काम कर लेंगे। इतनी सारी हमने बातें की और मैंने कोशिश की, एक चीज़ तो हमने यहाँ पर कि लोग उत्साहित हो सकें और जो लोग देख रहे हैं, जो लोग मोटिवेट हो सके कि किस तरीके से हमें प्रयासरत रहना चाहिए किसी भी कार्य के लिए। तो सबसे पहले तो एक मैसेज मैं ये चाहूँगा कि जो आपने अभी तक के अनुभव से आपने सीखा हो कि जब हम स्ट्रगलिंग टाइम में होते तो हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, किन बातों पर? स्ट्रगल का समय है, मैं कहूँ तो अब जैसे कोई आर्ट फील्ड होती है ना, तो जीवन भर भी कम पड़ जाता है सीखने और स्ट्रगल करने के लिए। तो मुझे लगता है कि जब इस तरीके की चीज़ें हों तो बस यही है कि हमको क्या करना है। हमने भी तो मन में कुछ सोचा होगा ना कि हमको ये बनना है, हमको ये करना है, उसी चीज़ पर ध्यान रखना है। मैं तो यही करती हूँ। तो मेरा तो कहीं इधर उधर ध्यान भी नहीं जाता है किसी और चीज़ पे। उसका पागलपन होता है, कोई चीज़ हम जो कर रहे होते हैं, हम जिस चीज़ को पसंद कर रहे होते हैं जीवन में, वो आपको पागलपन नहीं दे रहा है ना, तो यानी कि आप उसको सच्चे मन से पसंद ही नहीं करते हैं। तो वो ऐसा अगर रहेगा, अगर हमारे अंदर वो पागलपन रहेगा, तो वो हम ऑटोमेटिकली वो पाना चाहेंगे, वो करना चाहेंगे। तो अगर हम इसमें अपनी ऊर्जा लगाएंगे तो रिजल्ट्स भी आएंगे, मतलब आते हैं। और अंत में मैम, जो मैं चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए, जो आपकी सबसे ज़्यादा वायरल पोइट्री है, आप उसकी 2 लाइनें अगर चाहें सुनाना, तो मैं चाहूँगा कि लोग उसको एंजॉय कर सके और लाइव एक बार सुन सके, क्योंकि अभी तक मंच से तो उन्होंने बहुत सुना है आपको। ज़रूर, मैं आपको सुनाती हूँ। अकेले बैठ कर तुमको कभी जब याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ, हाँ तुमको याद करती हूँ। मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती हूँ, अकेले बैठ कर तुमको
ये जो लास्ट मैम जो आपने अभी लाइन सुनाई सच में बहुत ही अमेजिंग आपने लिखी है। और कभी कभी तो मैं खुद सोचता हूँ कि जब आपने इसको लिखा होगा तो क्या थॉट रहा होगा आपने इसको लिखते वक्त जब आपने लिखा? हाँ, ये लिखते वक्त मैं इसको लिख रही थी और मुझे 105 बुखार था और सुबह 5 बजे लिख रही होंगी इसको मैं। ये गीत अपने आप आता गया और इसको मैंने नोट डाउन किया, इसमें थोड़े बहुत मैंने अंतर कुछ और किए बाद में। और जैसा कि आपका एक सवाल भी था, आप मुझसे पूछ रहे थे कि सुधार वाली बात, तो ऐसा होता है कि कोई भी रचना है तो उसको काफ़ी दिन तक सुधारते रहते हैं। साथ वाले जो लोग हैं और हमारे सीनियर्स हैं, बहुत सारे लोग इसमें बहुत अच्छा बता सकते हैं, छोटे भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं और बड़े भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। तो मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे बता देते हैं ये गलती है, उनको ठीक कर लो, ये और बेहतर हो जाएगा। तो मैं इस तरह से करती हूँ। और थैंक यू सो मच मैम, आपका इतना समय मिला मुझे और आपने ये पोइट्री भी सुनाई तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा। और पर्सनली मैं भी आशा करता हूँ कि आने वाले समय में और अच्छी अच्छी रचनाएं आप लेके आएँ दर्शकों के लिए और लोग उसको एंजॉय करें। लास्ट में, अभी तक इंटरव्यूज़ में अपने शुभ चिंतकों के लिए तो हर कोई मतलब कहता है कि क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, एक स्पेशल संदेश। मैं आज एक ये चीज़ चाहता हूँ कि हमें नापसंद करते हैं लोग, हमें उनके बारे में क्या विचार रखने चाहिए किसी भी अच्छे कलाकार को या अच्छे व्यक्ति को। मैं चाहूँगा कि आज लास्ट में आप उसके बारे में 2 चीज़ें हमें ज़रूर बताएं। एक अच्छे कलाकार के लिए क्या, एक इंसान जो है अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो उसके जो निंदक हैं, निंदा करने वाले हैं, वो उनको आखिरकार बेहतर ही तो बना रहे हैं। तो इसमें नफ़रत से नहीं भरा होना चाहिए, मतलब प्रेम कीजिए उनसे भी। और शुभचिंतक हैं वो तो प्यार करते हैं, हो सकता है कि आपकी गलतियों को बताएं ना, लेकिन जो आपकी बुराई करते हैं ना, वो एकदम आपकी गलतियां चुन चुन के बताएंगे आपको। तो आप उन चीज़ों पे ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि वो गलतियां जो आप कर रहे हैं वो ना करें। तो कितने दिन कहेंगे, तो कुछ दिन बुराई करेंगे, कुछ दिन नाराज़ रहेंगे, लेकिन ऐसा भी समय होगा कि वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे एक दिन। अब जब आप उन गलतियों को, जो उनकी नज़र में गलतियां हैं, अगर आप उनका पूरा सुधार कर लेंगे और एक समय बीत जाता है तो धीरे धीरे लोग आपको उसी तरह से एक्सेप्ट भी करने लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और इसमें बहुत पॉजिटिव सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। और मैं चाहूँगा कि एक बार आप खुद भी कह दें कि लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लोगों तक पहुँचे ताकि लोग इंस्पायर हो सकें। और अगर जिस हिसाब से आप कमेंट्स पूछते हैं और हमें कभी फिर मौका मिलेगा तो हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। और मैं चाहूँगा मैम कि एक बार आप भी खुद कह दें कि लोग आपको जो देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि भाई तनिष्क जो है बहुत सच्ची मेहनत कर रहा है, तो इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसका भी उत्साह बढ़ाते रहिए। आपका एक जो शब्द भी होता है ना, वो लोगों का बहुत उत्साह बढ़ा सकता है। तो कभी भी अगर आपको लगे कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ कीजिए, उसको आगे और बढ़ने का मौका दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम, वंस अगेन थैंक यू सो मच।